Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों स्टैंडर्ड 12th के अंदर स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें ऑब्जर्व करना है पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रोबेबिलिटी। जनरली बच्चों प्रोबेबिलिटी का यूज तब होता है जब अनसर्टेनिटी ऑब्जर्व की जाती है। कॉइन टॉस करो तो पता नहीं होता हेड आएगा या टेल। उसी तरह से डाई अगर थ्रो किया जाए तो भी पता नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 या 6 मिलेगा। और वैसे ही कार्ड्स में भी हमें पता है, ये फेमस एग्जांपल्स है हमारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कि कौन सा कार्ड आएगा वो भी पता नहीं होता। तो वैसे ही अनसर्टेनिटी जब भी मिलती है तब हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। आज के सेशन में बच्चों हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को ऑब्जर्व करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो है उसे भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस से। तो अब हम देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले जो टर्म है वो हम देखने वाले हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि हम आगे डिस्कस कर ही चुके हैं कि टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ये जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स हमें पहले से पता होते हैं मगर हम कह नहीं सकते कि कौन सा आउटकम आने वाला है, तो उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है बच्चों वो कुछ इस तरह से है दैट द एक्सपेरिमेंट which can be independently repeated under identical conditions, यानी identical condition में independently repeat कर सकते हैं and all its possible outcomes are known but it cannot be predicted with certainty, certainty नहीं कह सकते, and which of the outcome will appear is known as is called as random experiment, यानी कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है तो सेम कंडीशन में रिपीट करना पड़ेगा। उसका कोई पहला रिजल्ट, पहले का रिजल्ट है वो नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं करेगा। यानी हमें अगर रिपीट करने हैं एक्सपेरिमेंट को तो वो रिपीट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली विथ आइडेंटिकल कंडीशन, तो उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है उसी के ऊपर से आ जाती है, जो कि हम चार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, जो कि हमारे डेफिनेशन में है ही। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा डेफिनेशन में से ही हमें मिलती है, यानी रिपीट करना है तो सेम कंडीशन में करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, उसके सभी रिजल्ट्स जो है आउटकम्स है वो हमें पहले से ही पता होते हैं। देन थर्ड, इट कैन बी इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड that which of the outcome will appear at the end of the experiment, हम पहले से कह ही नहीं सकते कौन सा जो आउटकम है वो हमें मिलेगा। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है it results into a certain outcome, फाइनली जब आप टॉस करते हो कॉइन को तो आपको हेड मिलेगा, टेल मिलेगा, वो पहले से नहीं कह सकते बट कुछ ना कुछ फिक्स मिलेगा, या तो हेड या तो टेल। तो ये बच्चों कैरेक्टरिस्टिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। अब जब कॉइन टॉस करते हैं, एक कॉइन की बात करें तो या तो एच मिलेगा या तो टी मिलेगा। अगर बच्चों उसका एक सेट बनाया जाए तो उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। तो नेक्स्ट जो है हमारी डेफिनेशन वो है सैंपल स्पेस की डेफिनेशन। उसमें हम यही कहने वाले हैं दैट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called a sample space of that random experiment। ठीक है, it is denoted by u और s, उसे u या s से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस बच्चों दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट। पहले हम देख लेते हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस के बारे में। मैंने जैसे कॉइन के बारे में बताया, तो एक कॉइन टॉस करते हैं तो h मिले, t मिले, तो इसमें फाइनाइट यानी काउंटेबल एलिमेंट्स है, तो इसे कहा जाता है फाइनाइट सैंपल स्पेस। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ सैंपल स्पेस व्हिच हैज countable or finite number of elements is called a finite sample space। एग्जांपल भी देख लेते हैं जो अभी हमने वैसे तो डिस्कस कर ही लिया है, that sample space obtained by throwing a balanced die is also an example। ठीक है, डाई के बारे में जैसे हमने कॉइन के बारे में कहा वैसे डाई के बारे में भी कह सकते हैं। डाई में आपको 1 2 3 4 5 6 मिलता है। दूसरा जो है वो है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस,
जिसमें इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, हम कह सकते हैं काउंटेबल ना हो, फाइनाइट एलिमेंट्स ना मिले, तो उसे हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो a sample space which does not have countable elements, that is, if sample space is not finite, then the sample space is known as infinite sample space। उसका भी एक एग्जांपल ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसमें हम कहते हैं सिंपली दैट द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स until the ace of heart card is obtained is example of infinite space। यानी जब तक हमें हार्ट का एस ना मिले तब तक हमें रिपीट करते रहना है, और ये जो है इस एग्जांपल को हम इंक्लूड करेंगे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस में। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक और टर्म जो कि सैंपल स्पेस से कनेक्टेड ही है, जिसे हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स यानी इट इज नथिंग बट इट इज द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस है, उसे कहा जाता है सैंपल पॉइंट्स। अब एक्सरसाइज 1.1 की कुछ बेसिक सम्स है बच्चों, वो हम अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला सम है, उसमें हमें कहा गया है कि सैंपल स्पेस आपको बताने हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जो भी हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके, तो वो ऑब्जर्व करना है। पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें बताया गया है बच्चों कि अ बैलेंस्ड कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, अब सैंपल पॉइंट से रिलेटेड बच्चों एक फैक्ट है छोटी सी, कि अगर कॉइन से रिलेटेड बात है तो कितने सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं कॉइन के लिए। तो कॉइन के लिए हम कह सकते हैं उसके आउटकम्स, यानी अगर एक कॉइन टॉस किया जाए तो हमें या तो एच मिलता है या तो टी। तो हमारे पास दो आउटकम रहते हैं और उसके ऊपर हम पावर लिखेंगे एन, जहां पे एन जो है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज रिपीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो इस केस में अगर पूछा जाता, इसमें पूछा नहीं हमें, हमें खाली सैंपल स्पेस मेंशन करना है, अदरवाइज इसके सैंपल पॉइंट्स कहने हैं तो हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 3 यानी 8। तो टोटल 8 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं या 8 सैंपल पॉइंट्स हमें मिलेंगे। फिलहाल हमें इसके आंसर में तो पूछा गया है खाली सैंपल स्पेस मेंशन करना है। ठीक है, तो अगर एक कॉइन, यानी अगर कोई एक कॉइन अगर आप एक बार थ्रो करते हैं, ठीक है, अगर मैं पहले नॉर्मल एक डिस्कशन करना चाहता हूं, अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, तो उसके लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, तो उसका सैंपल स्पेस होता है, हमें पता है जैसे मैंने अभी अभी डिस्कस किया, सैंपल स्पेस u इज इक्वल टू हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट एच टी। अगर वही बैलेंस्ड कॉइन को अगर हम बैलेंस्ड या अनबायस्ड कह सकते हैं, बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, अगर 2 बार टॉस किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो है सैंपल स्पेस हमारा u होगा, यानी एक बार किया था तो एच टी मिला, एक और बार अगर टॉस करेंगे तो दूसरे के लिए भी चांसेस तो वही है, तो अल्टीमेटली कंबाइनिंग देम तो हमें मिलेगा एच टी। ठीक है, एच के साथ टी, एच हमें एच के साथ टी मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 1 आप कर सकते हो, यानी अगर पहले प्रॉपरली लिखना है तो उसी ऑर्डर में कहे तो पहले हमें मिलेगा एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एच को, तो एच एच, देन एच के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे टी को तो मिलेगा एच टी। देन अब टी है टेल्स, पहले कॉइन पहली बार टेल मिला, देन दूसरी बार या तो एच मिल सकता है या दोनों बार टी टी मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो ये 2 बार अगर कॉइन टॉस किया जाए तो उसका आउटपुट हुआ, मगर हमें यहाँ पे पूछा क्या है, तो आपको सीधा ही ये आंसर लिखना है लास्ट वाला। ठीक है, अगर आप आगे वाले ये 2 केस एक्सप्लेन करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इज थ्रोन या इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, तो 3 टाइम्स है तो आगे के 2 बार का तो आंसर हमारे पास है ही, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी हमें 2 बार कॉइन टॉस करने के लिए सैंपल स्पेस मिल रहा है एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। तो एक और बार अगर टॉस करेंगे कॉइन को तो हमारा सैंपल स्पेस जो है बच्चों वो रेडी हो जाएगा। पहले ये चारों को हम h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, h h h, तीनों बार h मिला, देन h t h, देन t h h, देन हम कह सकते हैं t t h। तो ये पहला चारों को मल्टीप्लाई किया h के साथ, एंड बाकी और 4, क्योंकि हमें पता है सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स हमें जो मिलने वाले हैं वो 8 मिलने वाले हैं। तो अब उसी तरह से t के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या उसे कंबाइन करेंगे तो h h t, h t t, ठीक है,
सो उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देन टी एच टी एंड लास्ट में होगा तीनों के तीनों टेल्स, टी टी टी। तो बच्चों ये हुआ हमारा सैंपल स्पेस। तो पहला समय हमें खाली आंसर में बच्चों एक ही पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये लास्ट आंसर ही हमें लिखना है। इसके अंदर तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ज्यादा तो हैवी है नहीं। बेसिक कुछ सम्स है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ पावर पॉइंट में। अब देख लेते हैं एक हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो 1.1 का जो दूसरा है, पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट जो पूछा है उन्होंने, वो है अ बैलेंस्ड डाई with 6 sides and a balanced coin are tossed together। ठीक है, दोनों अगर टॉस किए जाते हैं बच्चों तो आपको आउटपुट या हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है अ बैलेंस्ड डाई अगर थ्रो किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए सैंपल स्पेस हमें पता है। तो उसके लिए सैंपल स्पेस होता है, हमें पता है 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या 5 या 6 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अभी अभी हमने ऑब्जर्व तो किया है कि कॉइन अगर अगर टॉस किया जाए, अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस हमें पता है, दैट इज वो होता है एच एंड टी। तो दोनों को टुगेदर, देन देयरफॉर हम सीधा, हमें तो आंसर सीधा लिखना है, तो हम लिख सकते हैं अ बैलेंस्ड डाई एंड अ बैलेंस्ड coin are tossed together, then हम इसके लिए कह सकते हैं सैंपल स्पेस u इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 विथ h हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हमें लिखना चाहिए उसे 1h, ठीक है, फिर 2h, देन 3h, देन 4h, कॉमा के बिना भी आप लिख सकते हो 5h एंड 6h। उसी तरह से अब t की बारी, पहले हम लिखेंगे वहां पे 1t, ठीक है, देन 2t। उस तरह से इसको सैंपल स्पेस को हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, देन 4t, देन 5t एंड 6t। सो ओवरऑल ये हुआ सैंपल स्पेस जब एक कॉइन और एक डाई को टॉस किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बेसिक एग्जांपल है। एक और छोटा सा है पहले सम के अंदर, उसे देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सिंपल सैंपल स्पेस वाला सम है, उसमें तीसरा छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उसमें हमें 2 पर्सन्स के बारे में बताया गया। 2 पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई। ठीक है, अब उसमें हमें उसके बारे में कनेक्ट करना है उससे रिलेटेड, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन आता है बच्चों तब कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, यानी 2 persons out of 5 persons can be selected by, टेक्निकली हम कह सकते हैं 5c2 ways। ठीक है, 5c2 यानी 5 into 4 अपॉन 2 into 1 यानी 10 ways। यानी टेक्निकली क्या है, तो हमारे सैंपल पॉइंट्स हमारे पास रेडी हो गए। सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, हमारे इस सैंपल से रिलेटेड 10 होंगे। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो पर्सन्स है वो 5 पर्सन्स है और हमें इनमें ग्रुप जो बनाना है वो सिंपली 2 का बनाना है। ठीक है, तो 5 में से कोई भी 2 पर्सन हमें सिलेक्ट करना है, तो सैंपल स्पेस में 2 की सिलेक्शन आगे किया वैसे ही करना है। ए बी सी डी ई है, पहले ए के साथ मैं बी ले सकता हूँ, ठीक है, ए के साथ सी ले सकता हूँ, ए के साथ डी, या तो ए के साथ ई। अब कॉम्बिनेशन है यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड, ए भी लिखा है तो बी ए नहीं लिखते। ठीक है, ए एंड बी दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब जब मैं बी के साथ कॉम्बिनेशन लिखूंगा तो ए को इग्नोर करेंगे, यानी बी के साथ सी, बी के साथ डी एंड बी के साथ ई। ठीक है, हमें पहले से पता है 10 सैंपल पॉइंट्स होंगे। अब सी की बारी। ठीक है, अब जब हम सी का पार्ट लेंगे तो सी ए नहीं लेंगे, सी बी नहीं लेंगे, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सी डी एंड जो है सी ई। तो हमारे टोटल 4 3 7 2 9 सैंपल पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आखिरी में हमारा बचा डी, तो डी के साथ ओनली क्या लिखना है हमें, ई। तो ये हमारे 10 सैंपल पॉइंट बच्चों रेडी हो चुके हैं। तो ये 10 सैंपल पॉइंट्स को अगर सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आवर
सैंपल स्पेस। तो ये तीन टर्म्स देखने के बाद बच्चों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में इवेंट्स को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो इवेंट यानी इट इज नथिंग बट इट इज एनी सबसेट ऑफ आवर सैंपल स्पेस। तो डिफाइन ऐसे ही किया जाता है कि एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस of a random experiment is called as an event। और इवेंट को नोटेशन में ए बी सी लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं, या सबस्क्रिप्ट के साथ A1 A2 A3 भी लिखा जाता है। वो एग्जांपल्स में ऑब्जर्व करेंगे हम। इवेंट्स के स्पेशल टाइप्स है बच्चों, उसमें पहला टाइप हम ऑब्जर्व कर लेते हैं जिसे कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी अकर करे ही नहीं। यानी कोई भी अगर ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप ऐसी कोई इवेंट कंसीडर करो, ऐसा सबसेट ले लो जिसमें कोई एलिमेंट ही ना मिल पाए, सैंपल पॉइंट्स ही ना मिल पाए, तो उसे हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से दैट अ स्पेशियल सबसेट phi empty set of the sample space U of any random experiment is called an impossible event। ठीक है, और इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। एन इवेंट ऑफ गेटिंग both head and tail H and T in a single toss of an unbiased coin is example of our impossible event। यानी ऐसा तो होता नहीं कि दोनों H and T एक ही साथ एक ही साइड पे हमें मिल जाए, तो ये इवेंट में कभी भी हमें ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई सैंपल पॉइंट नहीं मिलेगा कि H and T टॉस किया दोनों एक साथ मिल जाए, तो इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है इम्पॉसिबल इवेंट में। उसके बाद दूसरी है जो कि है सर्टेन इवेंट, जो कि हर इवेंट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सर्टेन है, कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलेगा ही। तो वही कहा जाता है कि अ स्पेशल सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस U ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सर्टेन इवेंट। ठीक है, कॉइन टॉस किया तो H मिलेगा या तो T मिलेगा, तो दोनों ही को इंडिविजुअली हम कह सकते हैं सर्टेन इवेंट। तो वही हमने एग्जांपल में लिया हुआ है कि एन इवेंट ऑफ गेटिंग H और T इन अ सिंगल टॉस ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन इज अ सर्टेन इवेंट। ठीक है, उसके बाद अब दो जो हमारे सेट थियरी के इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, यानी जब भी कोई दो इवेंट्स एक साथ होती है, इंटरसेक्शन यानी दोनों एक साथ पॉसिबल होते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रैक्टिकली तो हम एग्जांपल ऑब्जर्व करते ही हैं। ठीक है, तो लिखा जाता है कि इफ ए एंड बी आर be any two events of finite sample space U, then the event A and event B both occurs simultaneously, साथ में occur करे, साथ में exist करे, then it is called as intersection of events A and B। उसे denote किया जाता है by A intersection B। A intersection B को अगर हम मैथमेटिकली या सेट थियरी वाइज एक्सप्लेन करें तो ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू A एंड बोला जाता है इंटरसेक्शन यानी एंड x बिलोंग्स टू B। और उसकी फिगर जो है वेन डायग्राम हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखना है हमें कि जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है, लेफ्ट में पूरा सेट A है, ये सेट पूरा B है, बीच में जो सेंटर पार्ट है उसे कह सकते हैं हम A इंटरसेक्शन B। वैसे ही अब दूसरी टर्म है जो कि कहा जाता है यूनियन, यानी यूनियन ऑफ टू इवेंट्स A एंड B। उसमें या तो A में एलिमेंट्स होंगे या तो B में या तो दोनों में। ठीक है, तो डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाएगा कि इफ A एंड B be any two events of a finite sample space U, then the event that, उसके अंदर मैंने जैसे कहा either event A or event B or both occurs together, then it is called union of two events A and B। और उसका नोटेशन है बच्चों, उसमें हम लिखते हैं A यूनियन B। ठीक है, सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। और A यूनियन B में कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो वैसे एलिमेंट्स जो आइदर x बिलोंग्स टू A में बिलोंग करे और x बिलोंग्स टू B में करे, या तो दोनों में x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B में करे। और उसकी फिगर कुछ इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आप शेडेड पार्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, पूरा सेट A पूरा सेट B इंक्लूडिंग इंटरसेक्शन, यानी तीन पार्ट है जो कि यहाँ पे बोला x बिलोंग्स टू A यानी A में बिलोंग करे, B यानी B में करे, या तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार हमारी इवेंट्स के बारे में देखा, अभी और इवेंट्स के बारे में भी ऑब्जर्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो बच्चों इवेंट है हमारी वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी टेक्निकली अगर कहते हैं कि कोई भी हमारा सैंपल स्पेस है उसमें से आप सबसेट लेते हो, उस
इवेंट अगर उसका नाम ए है, अगर उसमें सपोज कॉइन टॉस किया है हमने और उसमें हमने कंसिडर किया ए इज इक्वल टू गेटिंग अ हेड, तो हेड के अलावा सैंपल स्पेस में बाकी जो बचा उसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। सिमिलरली डाई अगर टॉस किया जाए, एक डाई अगर टॉस करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस होता है, उसमें मैंने कंसिडर कर लिया सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू गेटिंग एलिमेंट 1, तो 1 के अलावा जो बाकी बचे यानी 2 3 4 5 6 उससे जो है इवेंट बनती है उसे हम कहेंगे ए डैश या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो टेक्निकली अगर कहना चाहे तो हम कह सकते हैं इफ ए बी एन इवेंट ऑफ द फाइनाइट सैंपल स्पेस u, then the event that a does not occur is defined as the set of those elements, और दूसरा हम कह सकते हैं outcomes of sample space u which are not in set A is called the complementary event of set A। जिसका नोटेशन है बच्चों उसे हम डिनोट कर सकते हैं बाय A डैश या बाय A बार और A के पावर में C। thus A डैश लिखना है तो all elements X which do not belong to A but they belong to universal set। तो एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। कॉइन में H के अलावा जो बचा नेचुरली T जो बचेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और अगर डाई है तो 1 के अलावा अगर मैंने ए अज्यूम किया है इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 1, तो 1 के अलावा बचे हुए जो है 2 3 4 5 6 उसका अगर दूसरा इवेंट का नाम दिया जाए तो उसे हम कह सकते हैं ए डैश। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी इवेंट जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो भी दो इवेंट एक साथ अकर ना करती हो यानी जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट या 5 मिलता हो तो उसे हम कह सकते हैं, उन दो इवेंट्स को कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी सपोज एक इवेंट का नाम ए दे दिया मैंने गेटिंग अ हेड, बी को मैंने बोल दिया गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। तो दोनों एक साथ तो कभी मिलने वाले नहीं है, यानी इस केस में ए इंटरसेक्शन बी विल बी एम्प्टी सेट, तो इन दो इवेंट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, एग्जांपल तो मैंने समझा दिया है कि इफ ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स of a finite sample space u, then the event A and B cannot occur together, that is if A intersection B is phi empty set, then these events A and B are said to be mutually exclusive events। यानी बच्चों आपको याद रखना है A intersection B अगर empty set मिले तो दोनों इवेंट्स को कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो एग्जांपल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो जो अभी इंटरसेक्शन की बात की वही एग्जांपल याद रखना है। कॉइन में एच मिला उसे मैंने कैपिटल ए इवेंट कह दिया, टेल मिला उसे मैंने बी कह दिया। अगर मैं दोनों का यूनियन करता हूं और मुझे अगर पूरा सैंपल स्पेस यू मिल जाए तो उन दो इवेंट्स को कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। टेक्निकली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं उसी तरह से इफ यू इज अ सैंपल स्पेस and A and B are any two events, and if A union B is equal to U, then the events A and B are said to be exhaustive events, ठीक है। तो यूनियन करने पर अगर पूरा सैंपल स्पेस मिले तो उन इवेंट्स को कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देन नेक्स्ट टर्म जो देखते हैं वो दोनों का कॉम्बो पैक है, कॉम्बिनेशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो जब A इंटरसेक्शन B एम्प्टी हो और A यूनियन B आपको U मिले तो वैसी इवेंट्स को कहा जाता है कंबाइंड में mutually exclusive and exhaustive events। So define कर देते हैं, देख लेते हैं। तो if A and B be any two events of a finite sample space U such that A union B is equal to U and A intersection B is equal to phi, then A and B are said to be mutually exclusive and exhaustive events, ठीक है बच्चों। तो जो हमने अभी एग्जांपल लिया हुआ है कॉइन का गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल इवेंट ए एंड बी, तो उसमें ए यूनियन बी यू होता है और ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है एम्प्टी सेट। तो इन इवेंट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट में अब हम ऑब्जर्व करेंगे एग्जांपल्स जो अभी हमने टर्म्स ऑब्जर्व किए इवेंट्स उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। आज हमने बच्चों 3 एग्जांपल्स देखे बेसिक सैंपल स्पेस वाले। नेक्स्ट टाइम अब हम बाकी की इवेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कर पाए वैसे एग्जांपल्स को देखेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में पहले लेक्चर में यहाँ तक का काम रखेंगे, थियरी का पार्ट ज्यादा है बट जरूरी भी है, ठीक है। तो जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.